acceleration due to gravity on earth is g. If g dash is the acceleration due to gravity at height h above the surface of the earth, then तो इसका मतलब क्या है कि एक बार एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की सरफेस पर है, उस वक्त जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी है, g सिंपली। और अगर उसको अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ कितनी अबव ले गए, h मीटर की हाइट पर ले गए हम ऑब्जेक्ट को, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो कितनी हो जाएगी, g डैश हो जाएगी। तो हमें ये पता लगाना है कि ये जो नई g डैश है ये g के बराबर ही है, यानी कोई चेंज भी होता है हाइट के साथ या नहीं, या ये कम हो जाएगी पुरानी वाली g से, या ये पुरानी वाली g से बढ़ जाएगी, या g डैश 0 हो जाएगी अगर h हाइट पर ले गए। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही इत्मीनान से इसको समझने की जरूरत है। मैं दो अलग अलग कलर से बनाऊंगा। तो ओल्ड हमारा जो केस है बेसिकली वो g है। तो ये कौन सा केस है बच्चों, ये सपोज ये हमारी अर्थ है, बात समझ में आती है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है ये, इसका मास है सपोज m। अर्थ का मास कितना है, अर्थ का मास है me, और यहां से इस दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उनके सेंटर से सेंटर का निकालते हैं। तो बेसिकली अर्थ का सेंटर है यहां से इसका जो डिस्टेंस है वो बेसिकली कितना है, re, यानी रेडियस ऑफ अर्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस मास एंड अर्थ। क्या मेरी बात समझ में आती है? ओके, अब ये बताइए मुझे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर इस टाइम कौन सी जी लग रही है, इस टाइम ये वाली जी लग रही है जो दे रखी है सिंपल। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, हमेशा सेंटर के डायरेक्शन में होगी, और ये जी है और ये दे रखी है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ होना चाहिए जब ही ये जी होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ भी है तो भी ये जी अप्लाई तो हो रही है उसके ऊपर। बात समझ में आती है कि नहीं आती? डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही क्योंकि बेसिकली नीचे से वो रुकी हुई है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा मौजूद होगा, ये बात याद रखिए, क्योंकि फोर्स मौजूद है। अब ये बताइए कि मुझे इस वक्त इस ऑब्जेक्ट का मास इस वक्त इस ऑब्जेक्ट का वेट किसके बराबर होगा? इस वक्त इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा सपोज W, और ये किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। वेट किसके बराबर होता है बच्चों? पहले वेट का फार्मूला लिख दे, WE। ठीक है, वेट का हम फार्मूला लिखते हैं, किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और जब भी हम वेट निकालेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम वेट निकाल रहे हैं, तो इसको यहां पर W लिख दूं, यहां पर मास कितना है, m है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है बच्चों, g है। ये इस पर्टिकुलर केस के अंदर है। ओके, बात समझ में आ रही है? अब ये बताइए कि इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स कितना लगा रही होगी अर्थ? वेट के बराबर ही तो लगा रही होगी। तो बेसिकली ग्रेविटेशन के अंदर जो वेट होता है वही तो फोर्स होती है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी प्लैनेट फोर्स लगाता है वही उसका वेट होता है। बात समझ में आई? तो वो फोर्स किसके बराबर होती है? वो फोर्स बराबर होती है G multiplied by mass of the planet, mass of the object, distance between the planet and the object। तो यहां पर जो डिस्टेंस है बच्चों हम रेडियस लेंगे अर्थ का, ठीक है, RE, और इसका स्क्वायर होगा। ये दोनों बातों को याद रखिएगा। तो ये वेट ही बेसिकली किसके बराबर हो जाना है, GME m अपॉन RE का स्क्वायर। क्या बात समझ में आती है? तो यहां से हम G की वैल्यू निकाल लेंगे, इस G की वैल्यू, ये G की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, m से कैंसिल हो जाना है। बात समझ में आ रही है? या G की वैल्यू अभी मत निकालिए आप, अभी आप यहीं छोड़ दिए ऐसे ही, क्योंकि कंसेप्ट समझाना है। बात समझ में आई? अभी आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। अब दूसरा वाला केस देखते हैं। दूसरा वाला केस क्या है? दूसरा वाला केस ये है कि एक ऑब्जेक्ट था, ये अर्थ है, इसका मास तो अभी भी me ही रहेगा। बात समझ में आती है? एक ऑब्जेक्ट था, उसको आप इसी ऑब्जेक्ट को इतनी ऊपर ले गए, कितनी ऊपर ले गए, यहां से h हाइट पर ले गए इसको, और यहां से सेंटर ऑफ द अर्थ कितना था, वो इतना था, वो यहां पर RE था। तो अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ चेंज कर दिया है आपने। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब इस वक्त जो इसके ऊपर G लग रही है वो अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो है G डैश, ये वाली जो नई G डैश है। क्या बात क्लियर हो रही है? ठीक है, इस वक्त जो आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है वो G डैश लग रही है। तो इस वक्त इसका वेट किसके बराबर होगा? इस वक्त क्योंकि वेट अलग होगा तो यहां पर मैं W1 लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं F1 लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं W2 लिख दे रहा हूं। इस वाले केस में, ये सेकंड केस मान ले रहा हूं, इसको W2 लिख दे रहा हूं। यहां पर किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा मास इनटू G डैश। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल, यही वाले तरीके से।
अच्छा यही बेसिकली F2 के बराबर भी हो जाएगा, फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द नियरेस्ट प्लेनेट, ये वाली जो प्लेनेट अर्थ के पास ही है वो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, GME इंटू M अपॉन RE प्लस H। अब जो डिस्टेंस है बच्चों वो नया डिस्टेंस है, ये बात याद रखिए, RE प्लस H है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मुझे ये बताइए कि F1 तो आपकी ये है GME M RE स्क्वायर डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर, और F2 किसके बराबर है, GME M अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। इसमें ज्यादा कौन सी है? तो इसमें F1 ज्यादा है या नहीं? F1 इज ग्रेटर देन F2। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है इसके डिनोमिनेटर के मुकाबले में, और बाकी सारी चीजें सेम है। तो क्योंकि डिनोमिनेटर इसका बड़ा है तो ये छोटी हो जाएगी, F2 छोटी हो जाएगी या नहीं छोटी हो जाएगी? बात समझ में आ रही? तो F2 किसके बराबर है, W2 के बराबर है, विच इज इक्वल टू mg डैश। बात समझ में आती है? F1 किसके बराबर है, F1 W1 के बराबर है, विच इज इक्वल टू m इंटू जी। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है, m को m से कैंसिल कर दीजिए, तो देखिए g डैश किसके बराबर आ गया, g डैश इज लेस देन g। क्या बात क्लियर हो गई? g डैश छोटा है, यानी अगर ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से ऊपर लेके जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाने का क्या मतलब है, मास उतना ही रहा, लेकिन तो यानी उसका मतलब क्या है कि वेट कम हो जाएगा। वेट क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि फोर्स कम हो जाएगी। फोर्स क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो कम हो जाएगी। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये।